जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे ही होंगे। आज हम शुरू करते हैं उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस पेपर की 2012 की दूसरी क्लास। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं इससे पहले, और ये दूसरा पार्ट 2 है। उसमें मैंने 40 तक क्वेश्चन कर दिए थे, अब यहाँ पर 41 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको डीपीएस भी कहते हैं, और ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है उद्देश्य का। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। दूसरा सवाल है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता, मतलब नहीं करता, ये पूछा गया है। राज्य का राज्यपाल नहीं करता। तो पहला है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की तो करता है। सदस्य राज्य लोक सेवा, ये भी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसी की नहीं करता है, महान्यायवादी की करता है। लेकिन किसकी नहीं करता, तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता। तो इसका आंसर सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 में लिखा है। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942, या सी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946, और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। इसमें कौन कौन शामिल है, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं। मतलब पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, दूसरा लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय कार्य मंत्री, बी सी वाला ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, और डी वाला ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। तो यहाँ पे ये तीन होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये तीनों ही इसके अंग हैं, तीनों इसमें शामिल हैं भारतीय संसद में, पार्लियामेंट में। तो इसका ऑप्शन सी मतलब ए वाला होगा, ए वाला सही होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। और दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं, दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब कि राष्ट्रपति भी शामिल है इसमें और दोनों सदन शामिल हैं। ये आर्टिकल 79 में लिखा है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की, अब संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, वो तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं।
तो वो करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का, इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर होता है इलेक्शन कमीशन का, उसका, तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन सी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए उसका, तब तक करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन बता रहा है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, और सी बता रहा है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या डी बोल रहा है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था? सवाल है कि 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति का तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध था? तो ए है राजी, बी है भोटिया, और सी है बोक्सा, और डी है जौनसारी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, भोटिया जनजाति का, उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है उनका तिब्बत के साथ संबंध था जो युद्ध हुआ 1962 उससे पहले। अगला सवाल है गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो पहला है ऑप्शन ए है श्री देव सुमन, ऑप्शन बी है बद्री दत्त पांडे, ऑप्शन सी है रामपाल, ऑप्शन डी है गोपीचंद। तो इसका सही आंसर है श्री देव सुमन। अगला सवाल है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डी पंत, ऑप्शन बी है बद्रीनाथ पांडे, ऑप्शन सी है दिवाकर भट्ट, ऑप्शन डी है मथुरा प्रसाद बमराड़ा। तो इसका सही आंसर है डी पंत। ये 1797 की बात है, 25 जुलाई 1797 की बात है कि ये अध्यक्ष बने थे, इसकी स्थापना हुई। अगला सवाल है उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पहला है गौरा देवी, दूसरा सुंदरलाल बावगड़ा, तीसरा माधो सिंह भंडारी, और डी है इंद्रमणि बडोनी। तो यहाँ पे उत्तराखंड के गांधी जो है उन इंद्रमणि बडोनी के नाम से जाने जाते हैं, मतलब उन जो इंद्रमणि बडोनी हैं वो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म इंद्रमणि बडोनी का जो जन्म था उत्तराखंड के गांधी कहा जाता है। इनका जन्म जो 1934 को टेहरी में हुआ था, टेहरी में, और ये पहली बार 1967 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, ये तो उसने पूर्ण कर ली है। ए है 25 वर्ष की आयु, बी है 30 वर्ष की आयु, सी है 21 वर्ष की आयु, और डी है 18 वर्ष की आयु। तो चुनाव लड़ सकता है मतलब कि 21 वर्ष की आयु, तो सी वाला सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 21 वर्ष की आयु। अगला है 54, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 92वां, ऑप्शन बी है 93वां, ऑप्शन सी है 94वां, और ऑप्शन डी है 96वां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, मतलब कि 93वां। जो 93वां संशोधन हुआ था 2005 में, उसमें 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी वालों को। तिरानवे में संशोधन में, और ये 2005 में हुआ था, तो उसमें 27% आरक्षण दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में। अगला सवाल है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है?
तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये अनुच्छेद 159 में 159 के अनुसार दिया गया है, इसमें दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? किस राज्य ने? तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र आएगा। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहाँ यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई। तो नियम तो पहले पास किया था उड़ीसा ने, लेकिन 1971 के महाराष्ट्र में पहले शुरू हो गया 1971 में, क्योंकि उड़ीसा में 1983 में शुरू हुआ, बस केवल नियम पास कर दिया, लेकिन वो लागू कब हुआ, अस्तित्व में कब हुआ, 1983 में। इसलिए इसका सही आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था एम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? एम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया। तो पहला ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार, तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति और डी ऑप्शन अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुझाव आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। बाद में 1966 में के हनुमंतया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। एम्बुड्समैन का भारतीय वर्तमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें कह रहा है दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति। तो इसका सही आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। जो दिनेश गोस्वामी समिति थी वो चुनावी सुधार से संबंधित थी, चुनाव सुधार से संबंधित थी। और एल.एम. सिंघवी समिति और सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति ये जो पंचायत से संबंधित हैं। जो एल.एम. सिंघवी समिति थी वो 1986 में बनी थी, सादिक अली समिति जो थी 1964 में बनी थी, और अशोक मेहता समिति जो है वो 1977 में बनी थी, और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। लेकिन जो दिनेश गोस्वामी समिति है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है बी वाला, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15 का 5वां भाग। अगला सवाल है 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन ए है 2002 से, ऑप्शन बी है 2004 से, ऑप्शन सी है 2008 से, ऑप्शन डी है 2010 से। तो इसका सही आंसर होगा 2010 से लागू हुआ। 2010 से लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के जो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है?
तो पहला है नैनीताल, दूसरा है सातताल, सी वाला ऑप्शन है रूपकुंड और डी वाला ऑप्शन है नौकुचिया ताल। तो इसका सही आंसर है रूपकुंड। इसमें हुआ क्या था कि 1942 में एक वन अधिकारी ने इसमें जब क्या देखा, कई सौ कंकालों को खोजा गया था एक वन अधिकारी के द्वारा, इसलिए इसको रहस्य ताल कहा गया। वैसे ये कि हिम झील है, इसके अंदर ही क्या हुआ था, वन अधिकारी मतलब कई लोग वहाँ कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने अंदर क्या निकला कि कंकाल निकले थे, मानव कंकाल, इसलिए इसको रहस्य ताल बोला जाता है। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। मतलब उत्तराखंड की क्या बात हो रही है, उत्तराखंड की। पहला है ए है मक्का, बी है बाजरा, सी है गेहूं और डी है चावल। तो इसमें है गेहूं। 2020-21 के अनुसार देखते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 31% है वहाँ गेहूं का। इसके बाद है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए है 79.63%, ऑप्शन बी है 87.40% और ऑप्शन सी है 70.40% और ऑप्शन डी है 75.80%। तो इसका सही आंसर तो 78.8% होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए आयोग ने इसको ए वाला ऑप्शन मान लिया था, इसका ए वाला ऑप्शन माना था, ए वाला ऑप्शन माना था, जो कि 79.63 लिखा हुआ है, बल्कि इसका सही आंसर 78.8 है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। पहला है ऑप्शन कामेत, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है नंदा देवी और ऑप्शन डी है चगोरी। तो इसका सही आंसर होगा नंदा देवी। जो नंदा देवी है उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है नंदा देवी, और वो सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, और इसकी जो ऊंचाई है वो 7,816 मीटर है। तो नंदा देवी कहाँ पर, चमोली जनपद में। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है हिमाच्छादित पर्वत चोटी। अगला है टेहरी जल विद्युत परियोजना। टेहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो ऑप्शन ए है भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन बी है यमुना एवं भागीरथी, ऑप्शन सी है काली एवं टॉन्स और ऑप्शन डी है भागीरथी एवं भिलंगना। तो इसका सही आंसर जो भागीरथी एवं भिलंगना है। जो टेहरी जल विद्युत परियोजना है वो भागीरथी एवं भिलंगना पर बनाई गई है, इसके संगम पर बनाई गई है, इस पर बनाई गई है। अगला सवाल है निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया था। तो भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील। तो ब्रिक्स में एस सबसे बाद में है, तो ये इस नंबर से बनाए गए लगभग। तो यहाँ पे ब्रिक्स जो है दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका सबसे बाद में जुड़ा था, साउथ अमेरिका सबसे बाद में जुड़ा था 2010 के आसपास। 2010 में इसको सहमति मिली। पहले ये ब्रिक्स था, फिर बाद में इसको जोड़ने के बाद ब्रिक्स बोला गया इसका नाम। अगला सवाल है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। IMF, IBRD, संयुक्त राष्ट्र या WTO। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा, मतलब कि IMF और IBRD दोनों। ब्रेटन वुड्स, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वां भी कहते हैं, एक साथ हुई थी इनकी स्थापना, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वां भी कहा जाता है। और तो वाशिंगटन में स्थित होने के, क्योंकि ये कहाँ पर है, क्योंकि वाशिंगटन में है, इसलिए इसको वाशिंगटन जुड़वां के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है UNDP और चौथा ऑप्शन है IMF। तो यहाँ पे सही आंसर होगा UNDP। UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी, 1965 में, और इसने 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीब उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अगला है बी वाला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सी ऑप्शन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो आईडीए मतलब कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। अगला सवाल है, यहाँ पे, जब विनिमय दर $1 या ₹60 से परिवर्तित होकर $1 रुपये 58 हो जाती है, मतलब कि रुपए की वैल्यू गिर जाती है, इसका मतलब यही हुआ हो जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा? मतलब इसका क्या मतलब होगा, क्या असर पड़ेगा? रुपया अधिमूल्यित हो गया, डॉलर का मूल्य घट गया, रुपए का मूल्य घट गया, या डॉलर अधिमूल्यित हो गया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन सही होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि पहले $1 में $60 होते थे, अब $1 में $58 हो रहे हैं। मतलब इस सवाल के अनुसार क्वेश्चन में जो दिया है, तो इसका मतलब अब मतलब कि जो रुपया है इसका मूल्य बढ़ गया है, क्योंकि अब 58 बनना है। और पहले क्या हो रहा था कि पहले 60 थे, तो अब रुपये का मूल्य बढ़ गया, मतलब कि पहला सही है और दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, मतलब ए ऑप्शन होगा। डॉलर का मूल्य घट गया, इसका मतलब ये होगा। अगला सवाल होगा, अगला सवाल है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। नंबर ए, ऑप्शन ए है ज्यामितीय क्रम में, ऑप्शन बी अंकगणितीय क्रम में, ऑप्शन सी है हरात्मक क्रम में, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ का इसका आंसर होगा ज्यामितीय क्रम में, पहला ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, और ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका आंसर बी होगा, बी इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? पहला हार्ट्रे, दूसरा हायक, तीसरा कीन्स और चौथा हिक्स। तो इसका सही आंसर होगा हार्ट्रे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक है? मतलब पूंजी का संग्रहण, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, रिसेशन कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, उसमें इकोनॉमी में को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो पहला है प्रोफेसर कीन्स, दूसरा है प्रोफेसर पीगू, और तीसरा है प्रोफेसर मार्शल, और अगला है प्रोफेसर काउथर। तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर कीन्स। और वर्ष 1936 में कीन्स ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसी पर प्रकाशित की थी। अगला 76 वाला सवाल है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे। भारत में जो वित्तीय समिति बनी थी वित्तीय क्षेत्र में सुधार समिति 2008 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पहला है विमल जालन, दूसरा रघुराम राजन, और तीसरा है सी रंगराजन, और चौथा है एम नरसिम्हम। तो इसका सही आंसर होगा रघुराम राजन। 2008 की बात है ये। अगला है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है। पहला है 925, दूसरा है 947, तीसरा है 916 और डी वाला है 940। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 940 है, 940 है। लेकिन इनके जो अंतिम आंकड़े आए थे उसमें 943 है। तो यहाँ पे ऑप्शन अभी 940 है, इसलिए ये सही आंसर माना गया है। लेकिन अब जो आता है, अगर अब आता है तो उसको 943 वाला सही होगा। अंतिम आंकड़े बाद में आते हैं, तो ये बाद में आए थे, तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 943 है। अगला सवाल है नियोजित विकास मॉडल। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951। अगला सवाल है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो 1952 में 6 अगस्त 1952 को बनी थी। 6 अगस्त 1952 को बनी थी, 6 अगस्त 1952 को बनी थी ये। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल, सही आंसर होगा केरल। केरल का रबर उत्पादन में राष्ट्रीय हिस्सा जो 75.68% है। यहाँ के कुछ जिले हैं एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड एवं कोल्लम, केरल के कुछ प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं।